जी जनाब, ये क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अब एक एक करके। इस वीडियो में मेरा ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर होगा कि हम थ्योरेटिकल नेचर के क्वेश्चंस को ज़्यादातर देखें। ये जो एरिया है चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, आपका जो बेसिक स्टैट्स का एरिया है, इसमें एग्जामिनर का फोकस या एग्जामिनर की जो ख्वाहिश है ज़्यादातर वो ये है कि वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं, बिकॉज आपने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ बेटर कि अगर आप इन चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस के अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो एक एक करके चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3.1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपने करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। पहली बात यह है कि रिजल्ट ऑफ द सैम्पलिंग इंक्वायरीज ऑफ ए सेंसस इज कॉल्ड रॉ डाटा। ठीक है जी, ये बात ठीक है। रॉ डाटा कहते हैं कि जब भी हम कोई डाटा गैदर करते हैं तो उसके बाद जो डाटा कलेक्ट होता है उसे हम रॉ डाटा कहते हैं। द डाटा विच इज़ रेलिवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन बट वॉज कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर सम अदर पर्पज इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। नहीं जनाब, ये बात गलत है। इस तरह के डाटा को हम लोग सेकेंडरी डाटा कहते हैं, जो कि किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया गया लेकिन बाद में आपने इस पर्पज़ के लिए, इस काम के लिए यूज़ कर लिया। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। Data which is collected specifically for the ongoing investigation is called secondary data। नहीं जनाब, गलत बात है, इसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। ऑप्शन डी कहती है कि ए और बी दोनों ठीक है, क्योंकि बी गलत है इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। इसका मतलब ये है कि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मीन। मीन के बारे में आपको कौन सी बात लगता है कि बिल्कुल ठीक है? ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। नहीं जनाब, ये जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसे हम मॉड कहते होते हैं, मीन तो नहीं कहते। सिमिलरली द बेस्ट सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब द डाटा। ये बात ठीक है। जो मीन होता है ना, वो डाटा की एक ओवरऑल मिलान को, झुकाव को प्रेजेंट करता है। तो ये एक बड़ी अच्छी फिगर है जो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से इट हेल्प्स इन डिलीटिंग द डाटा। नहीं जनाब, ये बात गलत है। डाटा क्यों डिलीट करना है भाई? डाटा डिलीट करना जो है वो गलत है, ये बात ठीक नहीं है। ये डाटा को समराइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। बिगिन्स बाय रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर वैल्यू अकर्स। ये बात ठीक है कि ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी कितनी अकर हुई हैं, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको रिकॉर्ड करने से शुरू होती है। इट इज़ द ओनली वे टू असेस द मोड ऑफ पॉपुलेशन। ये बात गलत है। हम इससे मोड ऑफ पॉपुलेशन बना सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली वे, वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। तो ये बात गलत है क्योंकि इसमें ओनली के वर्ड से हमें एतराज़ है, और क्योंकि दो ऑप्शंस गलत साबित हो चुकी हैं इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव वाली जो ऑप्शन है ये भी गलत साबित हो गई है। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिगिन्स बाय रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर वैल्यू अकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 7। वन ऑफ द नंबर जो कि 17 है वो आपने डिलीट कर दिया है, तो 10 नंबर्स का मीन आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये ज़रा देखिए, इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये है कि हमारे पास है जी 7 नंबर्स और उनका जो मीन है हमारे पास वो है मीन नंबर है 11 और उनका मीन है 7। और हम लोग कहते हैं कि इन 11 में से एक नंबर डिलीट कर दिया है, एक वैल्यू डिलीट कर दी है जो कि है 17। तो मुझे ये बताइए कि इसके बाद हमारा मीन जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा मीन किस तरह से कैलकुलेट होता है। मीन जो होता है ना वो होता है जी समीशन x ओवर n, यानी कि हम तमाम वैल्यूज़ को जमा करते हैं और उनको नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि हमारे पास जो 7 आया होगा वो आया होगा समीशन x डिवाइडेड बाय 11 करके। ठीक है, तो यहाँ से हम समीशन x निकाल सकते हैं जो कि 11 नंबर्स का सम होगा। 11 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो 77 होगा। अब ये जो 77 है इसमें 17 शामिल है जो कि है एक नंबर 11वां नंबर जो हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि हम लोग एक नंबर को डिलीट कर रहे हैं तो हम इस समीशन x को करेक्ट करेंगे। समीशन x जो है वो हमारा है इस वक्त 77
लेकिन अगर हम उसमें से 17 निकाल दें तो ये 60 बच जाएगा, जो कि रिमेनिंग 10 आइटम्स का सम होगा। हमें रिमेनिंग 10 आइटम्स तो नहीं पता, लेकिन रिमेनिंग 10 आइटम्स का सम पता चल गया है। और क्योंकि हम लोगों ने मीन कैलकुलेट करने के लिए रिमेनिंग आइटम्स यानी कि 10 आइटम्स का सम ही हमें चाहिए, तो फिर परेशानी किस बात की है। अब हम करेक्ट मीन अगर कैलकुलेट करना चाहें, करेक्ट मीन, यहाँ हम इसे कहते हैं कि मीन ऑफ 10 आइटम्स, तो हम लोग क्या करेंगे भला, समीशन एक्स निकालेंगे 10 आइटम्स का, उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो 10 आइटम्स का समीशन एक्स है 60, 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 6। तो रिमेनिंग 10 आइटम्स का जो सम बनेगा, जो मीन बनेगा, वो 6 बन रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको ना किया जाए और मुश्किल क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मीन। मीन के बारे में बताना है कि कौन सी बात ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा, ये बात ठीक है। देयर मे बी नो मॉड एट ऑल, ठीक है जी। अच्छा, ये अब मॉड के बारे में बात करना शुरू हो गया है। ऐसा हो सकता है कि डाटा के अंदर कोई मॉड ना हो, लेकिन उसका मीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ज़रा गौर से समझिएगा इस बात को। उसने मीन के बारे में कहा है कि बताएं कि मीन के बारे में कौन सी बात ठीक है, और पहली जो स्टेटमेंट है वो मीन के बारे में है, तो वो स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। लेकिन दूसरी जो स्टेटमेंट है वो मॉड के बारे में है। वो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट दैट इज़ अबाउट द मॉड। हमें मीन के बारे में स्टेटमेंट जो है ना वो चाहिए। और दूसरा जी, देयर में बी मोर देन वन मॉड, ये बात भी ठीक है। तो कहने को तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक चीज़ है जो मीन से रिलेट कर रही है। तो अब आई डोंट नो इसको एग्जामिनर ने क्या सोचकर बनाया है, क्या इसको जहाँ से कॉपी किया गया है वहाँ से कॉपी करने में कोई गलती हुई है। बट अगर मैं आपकी जगह पे हूँगा तो मैं ऑप्शन ए को टिक करूँगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो मीन के मुतालिक है। बाकी दोनों ऑप्शंस अगरचे ठीक हैं, लेकिन वो क्योंकि मीन के मुतालिक नहीं है, इसलिए हमारे करेक्ट आंसर का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जनाब। द मीन ऑफ द 10 out of 13 values is 57. What is the mean of remaining 28 values if the mean of all the 38 values is 62? कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है जी। आइटम्स का मीन दिया हुआ है, कंबाइंड मीन। तो मीन कंबाइंड जो है वो उन्होंने कितना दिया हुआ है जी, 62 है। और टोटल जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं इन्हें हम कह सकते हैं कि वो है जी 38। अगर हम लोग मीन ऑफ ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 जो है 10 out of 38 वैल्यूज़ का ग्रुप है, और इसका जो मीन है वो है जी 57। और मीन 2 जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मीन 2 की कितनी है जनाब, 28 है, क्योंकि उसने कहा है कि टोटल है 30 है। पहला जो ग्रुप है उसका उसमें 10 आइटम्स है, तो दूसरे ग्रुप में फिर रिमेनिंग 28 आइटम्स होंगे, वो यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है। तो आपने x2 फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि कंबाइंड मीन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है जी x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो कंबाइंड मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको जो डाटा चाहिए वो सारा ही दिया हुआ है, और कंबाइंड मीन भी इवन बताया हुआ है। सिर्फ ये मीन ऑफ द सेकंड डाटा सेट, ये वाली चीज़ आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंबाइंड मीन है जी 62 का, सेपरेट मीन है एक आइटम का 57, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n1 के साथ जो कि है जी 10 प्लस x बार 2, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ जो कि है जी 28, और डिवाइड करेंगे हम 10 प्लस 28 यानी कि 38 के साथ, यानी कि अभी हो जाएगा जी 62 मल्टीप्लाई बाई 38। और इसके बाद अगर आप देखें ये 570 वो तो इधर ऐड हो रहा होगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 570, और ये x बार के साथ जो है वो 28 रह गया, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इधर सिर्फ x बार 2 रह जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके लिए ये होगा जी 62 मल्टीप्लाई बाई 38 माइनस
570, ठीक है जी, नॉट डिवाइड, नॉर्मली ये स्क्रीन पे टच करते हुए इस तरह से हो जाता है, 62 मल्टीप्लाई विद 38 माइनस 570, और इसको डिवाइड करना है हमने 28 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा डैट इज 63.78, 63.78, तो x बार 2 इज इक्वल टू 63.78। ठीक है जी, 63.78 इज योर आंसर, जो कि यहाँ पे आपका आ गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपके लिए जो है ये ज़्यादा रेलिवेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिक्यूर्ड टू द लेफ्ट, नेगेटिवली सिक्यूर्ड। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ये सवाल ये डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज में पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेगेटिवली या पॉजिटिवली सिक्यूर्ड का क्या मतलब है। एक दफ़ा ही समझ लीजिए और इसके बाद जितने भी इसके एमसीक्यूज हैं वो फिर सारे इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। ये आपके सामने एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है जिसमें कि मीन, मीडियन और मोड सारा बराबर ही कंसिडर किया जाएगा। आप ये अज्यूम कर लें कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप है। नॉर्मली ड्रा करते हुए थोड़ी बहुत जो है वो गलती हो जाती है, लेकिन ये मीन, मीडियन और मोड इन तीनों का इक्वल है। ठीक है जनाब, और इसकी दोनों साइड्स यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसी हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कि इनकी आइडेंटिकल साइड्स हैं। तो मैं इनको डिफरेंट कलर्स देता हूँ, ये बिल्कुल आप समझिए कि ये आइडेंटिकल साइड्स हैं। और ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं कि ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया जी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन भी होता है, मीडियन भी होता है और मॉड भी होता है, और ये सारे एक दूसरे के जो है ना वो पास पास होते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है जिसे हम स्क्यूनेस कहते हैं। ठीक है, मैं इसको कहता होता हूँ कि ये जो एक पहाड़ है ये जेली का पहाड़ है। जेली आपको पता है क्या है, एक फ्लेक्सिबल सा एक चीज़ होती है, खाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप समझिए कि ये जेली का पहाड़ है और एक तरफ से ये लीक होना शुरू हो गया है। ठीक है, अगर ये लीक होगा तो जिस तरफ को लीक होगा उस तरफ ये बह जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लीक हो गई है, तो लीक होके वो लेफ्ट साइड पे चली गई है। अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो वो जीरो की तरफ चली गई है। ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यूज होती हैं, राइट साइड पे बड़ी वैल्यूज होती हैं। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो लेफ्ट साइड पे लीक हो गई है इससे नेगेटिवली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी कि नेगेटिव साइड पे लीक हो गई है, नेगेटिवली सिक्यूर्ड। और फिर अगर एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें जो लीक हुई लेकिन वो पॉजिटिव साइड पे लीक हो गई, यानी कि उस तरफ जिस तरफ को वैल्यूज बढ़ रही होती हैं, अगर हम उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें तो ये इसे हम पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, मेरी पहाड़ियाँ जो है ये ऐसी बनेंगी, आपको पहाड़ियों के साथ गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये दूसरी तरफ सिक्योर लीक हो गई है। ठीक है, यानी कि उसकी एक टेल जो है वो बढ़ गई है, और वो जो टेल है जो बड़ी है वो किस तरफ है, अगर तो वो जीरो वाली साइड पे है, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन को एक्स एक्सिस पे बनाएं और वो जीरो वाली साइड पे हो तो डैट इज कॉल्ड नेगेटिवली सिक्यूर्ड, और अगर वो अपर साइड पे हो तो उसे हम पॉजिटिवली सिक्यूर्ड कहते हैं। सिमिलरली ये क्योंकि लेफ्ट साइड है इसे हम लेफ्ट सिक्यूर्ड भी कह सकते हैं, यानी कि ये लेफ्ट साइड पे लीक हो गई है, ये जेली जो है ये लेफ्ट साइड पे लीक हो गई है। और पॉजिटिवली सिक्यूर्ड को राइट सिक्यूर्ड भी कहते हैं क्योंकि ये राइट साइड पे सिक्यूर हो गई, राइट साइड पे लीक हो गई है। ठीक है, सिक्यूरनेस का मतलब लीक होना नहीं होता, लेकिन मैं आपको याद कराने की गर्ज से ये बताता होता हूँ कि आप सिक्यूरनेस से मुराद ये ले लें कि ये एक साइड पे लीक हो गई है और उस साइड पे जो उसकी जो वो वाली साइड है वो लंबी हो गई है, वो बड़ी हो गई। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि मीन, मीडियन और मॉड का क्या रिलेशनशिप होगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मॉड जो है ना वो हमेशा पीक पे होता है।
मॉड हमेशा पीक पर होता है, मॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मॉड स्लिप नहीं करता, ठीक है, मॉड जो है वो स्लिप नहीं करता, मॉड हमेशा पीक पर रहता है। अच्छा, फिर जब जेली लीक करती है तो सबसे ज्यादा मूवमेंट मीन में होती है, मीन में होती है सबसे ज्यादा लीकेज, यानी कि फर्ज करें कि ये जेली पूरी थी, इसका मीन, मोड और मीडियन जो है ये सारा कुछ जो है वो टॉप पे था, लेकिन जैसे ही ये लेफ्ट साइड पे सिक्यू होना शुरू हुई, सबसे ज़्यादा नीचे, सबसे ज़्यादा नीचे जो है वो मीडियन मीन चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये लीक हुई सबसे नीचे मीन है, और मीडियन हमेशा मीन और मोड के दरमियान में होता है, ये चीज़ समझ लीजिए कि जब लीकेज होती है किसी भी एक साइड पे तो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट मीन के ऊपर आता है, जो आपने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था समीशन एक्स ओवर एन करके। तो अगर तो डाटा सिमेट्रिकल है, अगर तो डाटा सिमेट्रिकल है तो क्या होगा जी, आपका मीन, मीडियन और मॉड आपस में इक्वल होंगे। अगर डाटा एक तरफ को लीक हो गया तो जिस तरफ को डाटा लीक हो जाएगा, जिस तरफ को शेप जो है वो सिक्यू हो जाएगी, मीन उस तरफ को सबसे ज़्यादा बह जाएगा, सबसे ज़्यादा लंबी छलांग मीन लगाएगा। तो मीन जो है आप अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो ये सबसे छोटा है, मीडियन उससे बड़ा होगा और मॉड उससे भी बड़ा होगा। तो जनाब आपने हमेशा ये देखना है कि मीन के साथ क्या हो रहा है। मोड तो अपनी जगह पे ही है, मीन और मीडियन के दरमियान, मीन और मोड के दरमियान में मीडियन है, तो मीन जो है वो सबसे छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है और मोड उससे बड़ा है। तो जब आप लेफ्ट साइड पे सिक्यू करेंगे तो मीन सबसे छोटा हो जाएगा, और जब आप राइट साइड पे सिक्यू करेंगे तो मीन सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। मीन सबसे बड़ा हो जाएगा, मीडियन इनके दरमियान में कहीं पे होगा और मोड जो है वो सबसे छोटा होगा। लेकिन सबसे बड़ा या सबसे छोटे की पहचान होती है कि वो एक्स एक्सिस पे जब फॉल करता है तो फिर उसकी एक्स एक्सिस पे क्या रीडिंग आती है। तो मॉड जो है वो सबसे छोटा, मीडियन उससे बड़ा और मीन उससे बड़ा। तो जिस तरफ को आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लीक होकर निकल जाएगी, मीन सबसे ज़्यादा उस तरफ को जाएगा और मीडियन उनके दरमियान में रहेगा, मॉड हमेशा टॉप पे रहेगा। अब वो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिक्यूर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि नेगेटिवली सिक्यूर्ड है, तो बताएं कि क्या होगा। तो हम कहेंगे कि सबसे छोटा होगा मीन, उससे बड़ा होगा मीडियन और उससे बड़ा होगा मॉड। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, जो कि करेक्ट तरीके से लिखी गई है। अब इसके 5-7 सवाल आपको असाइनमेंट में नजर आएंगे, और इन सारे क्वेश्चंस के अंदर यही चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने देखना है कि कौन सी चीज़ किधर को लीक कर रही है, फिर वहां से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मीडियन। मीडियन के बारे में बताना है कि कौन सी बात ठीक है। द अपर क्वार्टाइल इज आल्सो कॉल्ड मीडियम, मीडियन, नो, गलत बात है। जो सेकंड क्वार्टाइल है ना वो मीडियन होता है, अपर क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल को कहते हैं, तो ये बात तो गलत है। अच्छा जी, इट इज मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बात ठीक है, मीडियन जो है सेंट्रल टेंडेंसी को मैयर करता है। इट इज द मिडल वैल्यू नो मैटर द डाटा इज अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, ये बात गलत है, क्योंकि ज़रूरी है कि डाटा को अरेंज किया जाए। वो कहता है नो मैटर, भाई इट मैटर्स, ठीक है। इससे तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी अगर हम डाटा ऑर्डर नहीं करेंगे, तो ये बात भी गलत है। ऑप्शन डी है, द पोजीशन ऑफ द मीडियन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन 3 into n + 1/2, नहीं ये भी गलत है, 3 नहीं होना चाहिए, सिर्फ n + 1/2 करके इसकी पोजीशन फाइंड आउट की जाती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लगी हुई है। ये क्वेश्चन देखते हैं जी, इफ द मॉड इज 1568 एंड मीन इज 1450, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सिक्यूनेस। अच्छा, मॉड है 1560 और मीन है 1450, मीन छोटा है, तो ज़रा सोचें कि मीन छोटा है तो इसका मतलब ये है कि मीन जो है वो बह गया हुआ है नेगेटिव साइड पे, छोटा है ना, इसलिए तो वो छोटा हो गया ना, 1450 हो गया,
मीडियन था 1568 और मीडियन है मीडियन कह रहा हूँ, मीन मॉड है 1568 और मीन है 1450। इसका मतलब ये है कि ये एक नेगेटिवली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3.22 के अंदर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट इन अ सेट ऑफ एग्जामिनेशन आर 80, 42, 50, 72, 45 एंड 81। द स्कोर्स आर चेंज्ड बाय 15%। ठीक है जी, एक आइटम जो है उसको चेंज कर दिया गया है, तमाम स्कोर्स को 15% से चेंज कर दिया गया है। What will be the effect of these changes on the mean and standard deviation? Change of origin and change of scale का ये क्वेश्चन है और ये बात हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम कहते हैं ना कि चेंज है परसेंटेज के अंदर, सो दिस इज व्हाट वी कॉल चेंज ऑफ स्केल। अगर वो ये कहता ना कि ये वैल्यू है आर चेंज बाय 15 और आगे ये परसेंटेज का वर्ड ना लिखा होता तो हम इसे चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं, बट दिस इज करेंटली ए चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल का सेम इम्पैक्ट होता है मीन के ऊपर भी और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर भी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन ये है कि उसने कहा है कि ईच स्कोर इज चेंज्ड बाय 15%। चेंज का जो वर्ड है ना ये इंक्रीज के लिए भी इस्तेमाल होता है, डिक्रीज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से ये नहीं पता चल रहा कि उसमें 15% का इंक्रीज आया है कि 15% का डिक्रीज आया है, क्योंकि अगर इंक्रीज आया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन में भी 15% का इंक्रीज आएगा, और अगर डिक्रीज किया होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों में 15% का डिक्रीज आएगा। तो लेकिन ऑप्शंस में देखें, उसने कहा है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन अनचेंज्ड। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि अनचेंज नहीं रहेंगे, इनमें चेंज आएगा। मीन विल इंक्रीज बाय 15% बट स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन अनचेंज्ड। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ विल इंक्रीज बाय 15%। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। मीन विल रिमेन अनचेंज्ड। भाई किसने कहा ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी? तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ विल इंक्रीज बाय 15%। लेकिन यहाँ पे जो जिस वर्ड से मुझे एतराज़ है वो है इंक्रीज बाय, क्योंकि वहाँ पे उसने लिखा है चेंज। चेंज में इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, लेकिन ऑप्शंस में सिर्फ इंक्रीज को उसने इनकम्पास किया है, सिर्फ इंक्रीज को कवर किया है। तो शायद यहाँ पे कुछ गलती है, लेकिन बहरहाल अगर यहाँ पे कुछ और भी लिखा होता तो भी ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन होनी थी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चेंज के वर्ड में दोनों चीज़ें कवर होती हैं, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन, ये बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं जनाब। ये क्वेश्चन है द वेरियंस कैन नेवर बी। हाँ जी, वेरियंस जो है ज़ीरो हो सकता है। जी बिल्कुल, वेरियंस ज़ीरो हो सकता है अगर आपके पास डाटा ऐसा है ना कि आपके पास पहली ऑब्जर्वेशन भी फॉर एग्जांपल 4 है, दूसरी भी 4 है, तीसरी भी 4 है, चौथी भी 4 है, पांचवी भी 4 है, तो इसका जो मीन होगा वो भी 4 होगा, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो 0 होगी और इसका वेरियंस भी 0 होगा। अगर आपके पास डाटा है, बिल्कुल आइडेंटिकल डाटा हो, तो उसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज जो हैं वो सारी 4 4 4 4 होंगी। इसका मीन भी 4 होगा, मीडियन भी 4 होगा, अर्थमेटिक मीन भी 4 होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी 4 होगा, इवन इसका फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल सारा कुछ ही 4 4 होगा, क्योंकि डाटा में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, डाटा बिल्कुल सेम है। और इसमें जितनी भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो सारी 0 होंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगी, रेंज 0 होगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0 होगी, हर चीज़ बिल्कुल सेम जो है ना वो 0 0 ही होगी। तो क्योंकि डाटा में कोई चेंज नहीं है, तो ये बात तो मैंने गलत साबित कर दी कि ये इसने लिखा हुआ है कि मीन जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ कि मीन तो 0 हो सकता है अगर डाटा आपका बिल्कुल सेम हो। अच्छा, मीन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ा नहीं हो सकता। देखिए, हमें बताया कि जो वेरियंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ा नहीं हो सकता। वेरियंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक हो गया जी। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो वेरियंस जो है वो 16 होगा। लेट्स सपोज कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है, तो वेरियंस जो होगा वो कितना होगा जी? 10,000 होगा। लेकिन फर्ज करें कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.9, 0.9 भी तो हो सकती है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, 0 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अभी देखा ना हमने 0 भी की बात की कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो सकती है, तो 0.9 भी तो हो सकती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.9 हो, इसका मैं स्क्वायर ले लूँ
तो मेरा वेरिएंस भला कितना आता है 0.81। ओहो ये क्या हो गया, इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो तो थी 0.9 और वेरिएंस उससे छोटा आ गया 0.81। तो यस देयर कैन बी ए सिनेरियो कि जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो जनाब ये खैर अभी हमने ऑप्शन डी को चेक कर लिया, लेकिन दोनों सिनेरियोज देख लें। वेरिएंस जो है कैन नेवर बी लार्जर देन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये देखें वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ी है इस सिनेरियो में। उसने ऑप्शन डी भी लिखी है कि वेरिएंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस सिनेरियो में वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटी भी हो सकती है। सिर्फ एक बात है और वो ये है कि वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव, वेरिएंस नेगेटिव नहीं हो सकता। इवन आपकी ऑब्जर्वेशन में अगर तमाम वैल्यूज़ -4, -4, -4, नेगेटिव हैं, अगर आपके डाटा के अंदर तमाम वैल्यूज़ भी नेगेटिव हैं तो भी उसका वेरिएंस जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, उसका वेरिएंस ज़ीरो होगा। सारी वैल्यूज़ अगर नेगेटिव हो भी जाएं तो भी इनका वेरिएंस नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वेरिएंस कैन नेवर बी ए नेगेटिव वैल्यू, वेरिएंस ज़ीरो हो सकता है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ा भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटा भी हो सकता है, लेकिन वेरिएंस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। एक आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट दिया हुआ है जी। इस बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के अंदर उसने हमसे पूछा है बताएं द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड टूवर्ड्स द लेफ्ट। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी बात ठीक है। देखें जितना ये आपको पता है कि जो बॉक्स होता है इसके दरमियान में जहाँ पे लाइन लगी होती है यहाँ पे मीडियन फॉल करता है, और ये जो बॉक्स के दो पार्ट्स हैं ये जितने लंबे होंगे वो उतनी ज़्यादा फैला हुआ वो पार्ट होगा। तो खैर अगर मैं इसकी बनाने की कोशिश करूँ, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होती है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी कि ये जो शेप है ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड है। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के अंदर जो साइड बॉक्स बड़ा होता है आप कह सकते हैं कि उस तरफ को ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसने तो कहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज टू सिक्योर टूवर्ड द लेफ्ट, ये बात गलत है, ये तो राइट की तरफ सिक्योर्ड है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, दो क्वार्टाइल्स के दरमियान की जो रेंज है यानी कि वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं Q3 माइनस Q1 करके। तो Q3 इस वक्त आपके पास कितना है 18 और Q1 जो है वो इस वक्त आपके पास कितना है 6 है, तो ये तो बनती है जनाब 12। उसने कहा है कि ये 8 है, गलत है। मीडियन जो है वो 10 है, यस ये बात ठीक है कि मीडियन जो है अगर मैं उसको ग्राफ पे देखूँ, ये नीचे देखें ना ग्राफ बना हुआ है, तो मीडियन जो है वो 10 है और द अपर क्वार्टाइल इज़ 20, अपर क्वार्टाइल 20 नहीं है, अपर क्वार्टाइल 18 है, तो ये बात भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्राफ्स के वाले से एक सवाल है जी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। एन ओजाइव इज ए ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये जो ओजाइव होता है, यस बिल्कुल हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, तो ये बात ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी है जी मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग एन ओजाइव। जी बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है कि किस तरीके से हम लोग ओजाइव में से मीडियन फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है जो लेस देन ओजाइव होता है, जिसे हम लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीडियन फाइंड आउट करते हैं। इवन हमने लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन और मोर देन ओजाइव जो होते हैं इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे भी मीडियन हमें मिल जाता है, ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा हुआ है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक है। एन ओजाइव इज कंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द ईच रेक्टेंगल ऑफ हिस्टोग्राम। नहीं ये नहीं होता, हमने क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लांट करनी होती है तो ओजाइव इस तरह से नहीं बनता, ठीक है जी। ये जो है आपका ये ऑप्शन सी जो है ये गलत है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगी जो कहती है कि ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। क्वेश्चन 3.40 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। कंसिडर द प्लॉट बिलो। एक बॉक्स एंड विस्की प्लॉट है जी, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, और
शक्ल से ही देखकर लग रहा है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बॉक्स, जिस साइड का बॉक्स बड़ा होगा उस साइड पे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो सिक्यूनेस है वो ज़्यादा है। तो ये लोअर साइड पे, जिसे हम लेफ़्ट साइड या नेगेटिव साइड कहते हैं, इस तरफ को इसकी सिक्यूनेस ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें कि ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हम किस तरह से बना रहे, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के ऊपर अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करें तो ये हमारी कुछ ऐसे जा रही होगी। ओए होए होए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेगेटिवली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। बेस्ड ऑन द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिक्यूर्ड टुवर्ड्स द राइट, ये बात गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 ये है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज इज़ अबाउट 8। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो हम लोग अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल रेंज यानी कि बॉक्स का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब ये समझ नहीं आ रही कि ये जो पॉइंट है ये 2 है या 4 है। मज़े की बात ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर इस पॉइंट को इससे पीछे वाले से मिला रहे हैं तो आप सारे पॉइंट्स उससे पीछे वाले से मिला रहे होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी रीडिंग हम कहेंगे 10 है और इसकी रीडिंग है 8, तो 18। तो इसका मतलब ये है कि 10 माइनस 18 आपको करना पड़ेगा, सॉरी 18 माइनस 10, तो आपकी जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो 8 है। लेट्स सपोज कि एक और बच्चा है वो गलती ये करता है, वो कहता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना ये 4 है, ये वाला जो पॉइंट है ये 6 है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये 12 है, तो फिर ये वाला पॉइंट जो है ये किसके इक्वल होगा, ये 20 के इक्वल होगा। तो हम लोग 12 और 20 और 18 का 12 का डिफरेंस भी निकालेंगे तो 8 ही बचेगा। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट। मीडियन इज़ अबाउट 10, मीडियन 10 थोड़ी है, मीडियन तो ये 16-17 के आसपास है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा जी ऑप्शन सी के स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट ओनली। डिस्ट्रीब्यूशन इज सिक्यूर्ड टुवर्ड्स द राइट, ये गलत है। इंटर क्वार्टाइल रेंज डिस्ट्रीब्यूशन तो लेफ्ट साइड पे सिक्यूर्ड है, लेफ्ट साइड पे फैली हुई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमने देखना है अब 3.50। Which of the following statement is correct? A frequency polygon can be constructed by joining the two symmetrical ogives. जी नहीं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होती है वो सिमेट्रिकल ओजाइव्स को ज्वाइन करने से नहीं बनती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए हमें हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है, तो ये बात गलत है। हिस्टोग्राम कैन बी कन्वर्टेड टू एन ओजाइव बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द ईच, ये बात भी गलत है। ठीक है। अच्छा, ऊपर उसने कंस्ट्रक्शन का तरीका बताया ओजाइव का और कह दिया कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। दूसरी स्टेटमेंट में उसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का बताया और कह दिया कि ये ओजाइव है, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। स्टेटमेंट नंबर सी की तरफ चलते हैं। एन ओजाइव इज ए ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वाह क्या बात कर दी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी तो गलत है क्योंकि उसने कहा है कि ए और बी दोनों ठीक है, और हम अभी पढ़ के आए हैं और हमें पता चला है कि ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि एन ओजाइव इज ए ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ आप लोगों के लिए, दैट इज 3.58। पाशी इंडेक्स के बारे में कौन सी बात ठीक है? अच्छा, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछी जाती है और मैं अब इसको जो है वो आप लोगों के लिए डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट करने से क्या मुराद है। तो जनाब बात स्टार्ट होती है लॉ ऑफ डिमांड से, जो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है या पढ़ेंगे। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको नहीं पता कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड होता है कि लोगों की एक सर्टेन परचेजिंग पावर होती है और अगर वो एक चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी प्राइस में इंक्रीज़ हो जाता है, अगर वो चीज़ महंगी हो जाए तो लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए तो उसकी प्राइस में कमी कर दी जाती है, अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए तो उसकी डिमांड में कमी कर दी जाती है, यानी कि लोग उसको मज़ीद परचेज़ नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
मोबाइल्स बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए जाएँ तो लोग सस्ती ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, मोबाइल सस्ते कर दिए जाएँ तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल खरीदने की तरफ जाएंगे। सो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो इस चीज़ को बस आप लोगों ने ध्यान में रखना है। वैसे तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर और भी चीज़ें हैं, जब आप लोग इकोनॉमिक्स में से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड जो है वो लोग कम कर देते हैं, क्योंकि वो लोगों की पहुंच से बाहर होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग जो होंगे वो फिर भी उसको परचेज़ करने के लिए आ जाएंगे, और कुछ लोग जो होंगे वो उसकी परचेज़ या उसकी कंजम्पशन कम कर देंगे। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है पेट्रोल। पेट्रोल जब सस्ता होता है तो लोग हर काम के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो फिर लोग उसके अंदर से बचत करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही उसकी प्राइस में इंक्रीज़ हुआ, उसकी डिमांड यानी कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड में कमी आ जाएगी, और ये ऐसे ही होता है और ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? अगर आप लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला देखें तो आपको पता चलेगा कि वो होता है जी प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटीज़ ऑफ बेस ईयर, और प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटीज़ ऑफ बेस ईयर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग सम करते होते हैं। और जिस साल का भी आपने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, आप उस साल की प्राइसेस लेते हैं, लेकिन क्वांटिटीज़ जो है वो आप बेस ईयर की ले लेते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जितनी क्वांटिटी बेस ईयर में परचेज करते थे उतनी ही क्वांटिटी आप करंट ईयर में परचेज कर रहे हैं। ठीक है जी, जितनी क्वांटिटी आप बेस ईयर में परचेज कर रहे थे उतनी ही क्वांटिटी आप करंट ईयर में परचेज कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऊपर जो कि करंट ईयर की वैल्यू लिखनी होती है उसमें भी क्वांटिटी बेस ईयर की लगाई है, और नीचे जहाँ पे आपने बेस ईयर की क्वांटिटी और प्राइसेस रखनी होती है वहाँ पे भी आपने क्वांटिटी बेस ईयर की लगाई है। लेट सपोज आपका बेस ईयर है 2010 और आपका करंट ईयर है 2022, तो आप कह रहे हैं कि भाई इस साल भी मैं उतनी ही चीज़ें परचेज करूँगा, उतनी ही क्वांटिटी परचेज करूँगा, उतने ही लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज़ करूँगा जितना मैं 2010 में करता होता था। इसका ये मतलब है कि पेट्रोल की प्राइसेस के बढ़ने की वजह से मैंने अपनी क्वांटिटी रिड्यूस नहीं की है। हालांकि बात गलत है, जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी मैं कम कर दूंगा, यही समझदार आदमी का काम है। तो बात यह है कि जो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स है ये प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी की जो रिडक्शन होती है ना वो उसको इग्नोर कर देता है। यानी कि वो कहता है कि चाहे जितनी मर्जी प्राइस हो जाए, बेस ईयर में जितनी क्वांटिटी परचेज की गई है करंट ईयर में भी उतनी ही क्वांटिटी परचेज की गई है। इसके फार्मूले में ये चीज़ एम्बेड है, इसके फार्मूले के अंदर ये चीज़ जो है वो इंटरव्यूड है, बुनी हुई है कि आपने करंट ईयर में भी बेस ईयर की क्वांटिटीज ही यूज़ करनी है। इस वजह से लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स के ऊपर जो एक एतराज़ आता है वो ये आता है कि लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स लॉ ऑफ डिमांड को इग्नोर कर देता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी, उसकी क्वांटिटी प्रोडक्शन, क्वांटिटी कंज्यूम जो है वो कम हो जाएगी, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को इग्नोर कर देता है। हम लोग क्योंकि प्राइसेस बढ़ने से क्वांटिटी परचेज कम कर देंगे, इसलिए ये जब एक इन्फ्लेशन का इंडेक्स निकाल के देता है ना तो वो बढ़ी हुई क्वांटिटीज के साथ बता के देता है। इसका मतलब ये है कि ये ओवरस्टेट कर रहा है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन जो है वो आती है, हम लोग क्वांटिटीज कम कर देते हैं, लेकिन वो क्वांटिटीज कम नहीं करता, सिर्फ प्राइस का इंक्रीज हमें दिखा देता है। दैट इज वाई इसकी वजह से हमें ये लगेगा कि महंगाई बहुत ही ज्यादा हुई है, हालांकि इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुई। ज्यादा महंगाई होने की वजह से हमने क्वांटिटीज भी तो कम कर दी है ना, ताकि अपने बजट के अंदर चीजों को रखा जाए। तो वो इस चीज को लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स जो है वो इग्नोर कर देता है, और क्वांटिटीज बेस ईयर की ही यूज करने की वजह से लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है उसको ओवरस्टेट करता है। अब हम बात करते हैं पॉशी प्राइस इंडेक्स की।
पाशी में बिल्कुल उल्ट होता है सारा कुछ। पाशी में हम लोग कहते हैं कि करंट ईयर की प्राइसेस को करंट ईयर की क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें और बेस ईयर की प्राइसेस को भी करंट ईयर की क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें और इसका सम कर लें। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स ऑफ द पाशी। अब पाशी भाई क्या करते हैं? पाशी भाई कहते हैं कि भाई पहले हम लोग जितनी परचेज किया करते थे वो सारी फजूल चीज़ है, हम बेस ईयर में भी उतनी ही क्वांटिटीज रखेंगे जितनी क्वांटिटीज हम आज यूज कर रहे हैं, यानी कि आज भी उतनी ही जितनी बेस ईयर में थी। बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटीज सारी हम करंट ईयर की क्वांटिटीज के इक्वल कर देंगे। ये भी लॉ ऑफ डिमांड की नफी है, लेकिन रिवर्स साइड पे नफी है। इसकी वजह से जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अंडरस्टेट हो जाता है। सॉरी, ये जो आपकी इन्फ्लेशन है ये अंडरस्टेट हो जाती है कि भाई आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेने के बाद देख रहे हो कि आपकी क्या क्वांटिटी है, आप पहले देख ही नहीं रहे। तो जब आप रिड्यूस्ड क्वांटिटीज जो है ना वो यूज करेंगे तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो अंडरस्टेट हो जाएगी। तो अब ये जिस तरह से मर्जी आपसे पूछे, इन्फ्लेशन ओवरस्टेट या अंडरस्टेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। इसको मेमोराइज भी किया जा सकता है, लेकिन बच्चे मेमोराइज करने की बजाय इसको समझने की तरफ जाते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ये चीज़ निकलती है कि जनाब ये जो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है और पाशी प्राइस इंडेक्स जो है ये इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट कर देता है। तो आप जरा ये क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द पाशीज इंडेक्स, इट ओवरस्टेट्स द इन्फ्लेशन। नहीं, ये बात गलत है। पाशी प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट कर देता है और वो करंट ईयर में भी जो क्वांटिटीज यूज कर रहा है वो ये अज्यूम करता है कि बेस ईयर में भी वही क्वांटिटीज जो है वो यूज हुई थी। ये दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, उन्होंने कहा जी क्वांटिटी हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर। क्वांटिटी आपने सिर्फ उसी साल कैलकुलेट करनी है जिस साल का आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, आपको हर साल की नहीं चाहिए, यानी कि आपको बेस ईयर की क्वांटिटीज़ नहीं चाहिए। पाशी के केस में आपको सिर्फ करंट ईयर की क्वांटिटीज़ चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, पाशी इंडेक्स अंडरस्टेट्स द इन्फ्लेशन बिकॉज कंज्यूमर रिएक्ट्स टू द प्राइस चेंज। जी बिल्कुल, ये बात अभी हमने डिस्कस कर ली है कि पाशी जो है वो इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट करता है और कंज्यूमर क्योंकि प्राइस चेंज से को रिएक्ट करते हैं और पाशी जो है वो रिएक्ट होने के बाद वाली क्वांटिटीज़ को दोनों सालों के लिए यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट कर देता है। और नन ऑफ द डीज तो ठीक नहीं है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है 58 का जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ ऑप्शन सी। अब इसी तरह के एक दो सवाल और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 60 को देखें तो 60 ये कहता है जी लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स फेल्स टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग फैक्ट। लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करने लगा है कि लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स किस चीज़ को अकाउंट फॉर नहीं करता। ये बात हमने डिस्कस की है कि लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को अकाउंट फॉर नहीं करता। अब देखते हैं, उसने कहा पीपल विल बाय लेस ऑफ दोज आइटम्स विच हैव रीजन इन प्राइसेस मोर देन अदर्स। ये बात बिल्कुल ठीक है। पीपल विल बाय मोर ऑफ दोज आइटम्स विच हैव रीजन इन प्राइस देन अदर्स। ये बात गलत है। वो कह रहा है कि जिस चीज़ की प्राइस बढ़ रही है उसको वो ज़्यादा परचेज लोग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बात नहीं है, गलत बात है, उल्टी लिखी हुई है। इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटीज बॉट इन करंट ईयर इंस्टेड ऑफ बेस ईयर। ठीक है, ये बात भी गलत है। ये करंट ईयर की क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस नहीं कर रहा होता, ये बेस ईयर की क्वांटिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है। तो ये भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। तो 360 का जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन ए। सेम गोज विद अनदर क्वेश्चन 369 है जी, आई थिंक यस 3.69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स। इट हैज़ अ फोकस which is biased to the cheaper items bought by the consumer as a result of inflation। इसका फोकस है उन आइटम्स के ऊपर जो कि कंज्यूमर ने परचेज कर ली हैं चीपर आइटम्स की तरफ। देखिए, आइटम्स चीपर हो या महंगी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कंज्यूमर जो है चीज़ों के महंगे या सस्ते होने से जो भी परचेज पैटर्न में चेंज लेकर आता है वो तो लेस्पेयर इंडेक्स जो है वो कवर ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन तो गलत है। अगली ऑप्शन है जी द डिनोमिनेटर इन द लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने बात की है कि प्राइस इंडेक्स की बेस के अंदर होता है समीशन पी नॉट क्यू नॉट, और ये जिस मर्जी साल का इंडेक्स कैलकुलेट कर लें बेस ईयर चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस ईयर में क्वांटिटीज़ भी बेस ईयर की हैं। सो दिस इज करेक्ट कि डिनोमिनेटर इन द लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स डज नॉट चेंज फ्रॉम
ईयर टू ईयर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी और डी में गलतियाँ तलाश करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन दी मोस्ट रीसेंट क्वान्टिटीज़ परचेज, ये बात गलत है। इट इज़ बेस्ड ऑन द बेस ईयर क्वान्टिटीज़, ये बेस ईयर क्वान्टिटीज़ पे लेस्पेयर इंडेक्स जो है वो बेस कर रहा होता है, तो ये बात भी गलत है। इट टेंड्स टू अंडरस्टेट द इन्फ्लेशन, ये बात भी गलत है। हमने अभी पढ़ा है कि ये ओवरस्टेट करता है इन्फ्लेशन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ ऑप्शन बी। और ये हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो कि रिलेट कर रहे थे इंडेक्स नंबर के अंदर लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स और पाशी प्राइस इंडेक्स की इम्पैक्ट जो कि इनके ऊपर आता है लॉ ऑफ डिमांड का। कुछ अगले क्वेश्चन देखते हैं जी। एक और क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 3.72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोड ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें फ्रीक्वेंसीज कम्युलेटिव लेकर चलते हैं, फिर उसके बाद उसका एक फार्मूला होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मॉड के बारे में उसने क्या पूछा है, मॉडल क्लास कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रिपेयरिंग द हिस्टोग्राम। जी बिल्कुल, हिस्टोग्राम से पता चल जाता है मॉडल क्लास कौन सी है। कैसे पता चलता है, जो सबसे बड़ी जो बिल्डिंग होती है ना हिस्टोग्राम के अंदर, सबसे बड़ी जो बार होती है ना जिस क्लास की, वो हमारी मॉडल क्लास होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये बात ठीक है। मॉड इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो मिड पॉइंट होता है ना वो निकलता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। हम लोग क्या करते होते हैं ग्राफिकली, हम लोग जो मॉडल निकालते होते हैं, अगर आपके पास ये 3 बिल्डिंग्स हैं और फिर हम लोग क्या करते होते हैं, इसको इस साइड पे मिलाते हैं और इसको इस साइड पे मिलाते हैं, तो ये जो पॉइंट निकलता है ना ये मिड नहीं होता, ये मिड से आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता कि ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास इज द मॉड ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडल क्लास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड होता है। नहीं भाई, क्या आप बात कर रहे हो, उसके लिए एक फार्मूला होता है जो हमने अप्लाई करना होता है। तो ऑप्शन डी जो कहती है ए और बी दोनों ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि ऑप्शन बी गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statement is correct? Bar chart are usually used for plotting the continuous data. ठीक है, बार चार्ट जो है इनको कंटिन्यूस डाटा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बार चार्ट्स आर यूजुअली यूज फॉर प्लॉटिंग द डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, बार चार्ट कैन बी प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अच्छा देखें, बार चार्ट अगर कंटिन्यूस डाटा हो तो उनको हम बार चार्ट्स नहीं कहते, उसको हम हिस्टोग्राम कहते होते हैं। हिस्टोग्राम और बार चार्ट्स में जो फ़र्क है वो ये है कि जो बार चार्ट्स होती है ना उनके बार्स के दरम्यान में डिस्टेंस होता है। ठीक है, जबकि अगर हम हिस्टोग्राम बनाएं, ये बार चार्ट्स मैंने बना दिए, अगर हम हिस्टोग्राम बनाएं तो हिस्टोग्राम में देयर इज़ नो डिस्टेंस बिटवीन 2 बार्स। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि बार चार्ट जो हैं ये कंटिन्यूस डाटा को प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ऑप्शन ए गलत है। हाँ, ऑप्शन बी और सी ठीक हैं, और इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो कि कहती है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो ये हमारे लिए ऑप्शन डी जो है ये इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। ये क्वेश्चन देखते हैं जी, मजे का क्वेश्चन। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 वैल्यूज वर फाउंड टू बी 104 एंड 4.7 रिस्पेक्टिवली। लेटर एरर्स वर डिस्कवर्ड इन द 3 रिकॉर्ड्स, जो कि हमें पता चला है। देखें, 100 डाटा सेट्स हैं जिनके अंदर 100 डाटा वैल्यूज़ हैं जिनको हमने सम करके उनका मीन निकाल लिया था और फिर उसके बाद उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल ली थी। लेकिन बाद में ये पता चला कि उनमें से 3 आइटम्स गलत हैं। जो रॉन्ग वैल्यूज़ हैं वो 151, 78 और 98 है। नहीं, ये करेक्ट वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो रॉन्ग वैल्यूज़ है वो 115, 87 और 89 है। यानी कि हमारा जो रिज़ल्ट है, अभी तक जो हमारा रिज़ल्ट आया हुआ है वो है जी, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है 100 और मीन जो है डेट इज़ 104 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4.7। इसके अंदर ये गलती शामिल है, इसके अंदर ये गलती शामिल है। इसमें एक आइटम है जो 115 आ रही है, इसमें एक आइटम है जो 87 आ रही है और इसमें एक आइटम है जो 89 आ रही है। ये तीनों गलत वैल्यूज़ के साथ हमारा ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब वो कहता है कि जो गलत वैल्यूज़ हैं इनका इम्पैक्ट निकालें, सही वैल्यूज़ का इम्पैक्ट डालें और दोबारा से ये वाली चीज़ें कैलकुलेट करें। तो ये बात हम एक दफ़ा पहले भी कर रहे हैं। एक दफ़ा पहले भी एक सवाल किया था जिसमें उसने कहा था कि एक आइटम है 17, वो माइनस करनी है
तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे मीन। सबसे पहले हम करेक्ट करेंगे मीन को, तो मैं कहता हूँ जी करेक्शन ऑफ मीन। मीन की हम लोग करेक्शन करने लगे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास मीन कितना है। मीन है 104 एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर 100। मीन कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? मीन होता है जी समीशन एक्स ओवर एन के इक्वल, यानी कि ये होगा जी 104 इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर 100। तो हमारे पास जो समीशन एक्स आएगा जी वो आएगा 10400। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो समीशन एक्स है ये है रॉन्ग वैल्यूज़ के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, समीशन एक्स को करेक्ट कर लेते हैं। रॉन्ग समीशन एक्स जो है WRONG, रॉन्ग समीशन एक्स जो है, अगर हम उसमें से वो वाली सारी वैल्यूज़ माइनस कर दें जो रॉन्ग हैं और वो सारी वैल्यूज़ ऐड कर दें जो करेक्ट हैं, तो हमारे पास करेक्ट समीशन एक्स आ जाएगा। क्या ख्याल है? तो रॉन्ग समीशन एक्स जो है वो है जी 10400। इसमें से सारी रॉन्ग वैल्यूज़ जो इसमें शामिल हैं वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या है, 115 इसमें शामिल है, ये माइनस कर देते हैं। 87 इसमें शामिल है, ये माइनस कर देते हैं। और 89 इसमें शामिल है, वो भी माइनस कर देते हैं। और फिर ऐड क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यूज़। करेक्ट वैल्यूज़ जो है वो कितनी है जी, वो 3 है, 151 है, 78 है और 98 है। तो ये काम करने के बाद हमारे पास जो करेक्टेड समीशन एक्स आएगा ना जी, वो हम लोग आगे कैलकुलेशंस में इस्तेमाल कर लेंगे। तो 10400 माइनस 115 माइनस 87 माइनस 89 प्लस 151 प्लस 78 एंड प्लस 98। तो आपके पास करेक्टेड समीशन एक्स आ गया 10436। अब आप एक्स बार करेक्टेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या होगा जी, समीशन एक्स जो करेक्ट किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। समीशन एक्स जो आपने करेक्ट किया है 10436 है, डिवाइड किया 100 के साथ, तो आपके पास आया 104.36। तो जो करेक्ट मीन है जनाब आपका वो है जी 104.36। अभी हमने करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा आंसर आ गया है, हमने तो करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करनी थी ना, तो हम लोग जाके देख सकते हैं। हमें ऑप्शन ए के अंदर उसने कहा है कि जी करेक्टेड मीन है 105.21 का, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये ठीक नहीं है। अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्टेड जो है वो फाइंड आउट नहीं की है, लेकिन उसके बगैर ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए तो ठीक ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि करेक्टेड समीशन एक्स 104.36 है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। अब मुकाबला जारी है ऑप्शन सी और डी के अंदर। ऐसे भी हो सकता है कि हम करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें तो वो 6.7 के अलावा कुछ और आ जाए, तो ऐसे केस में ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर डी में नन ऑफ द अबव ना लिखा होता, कोई और चीज़ लिखी होती, कोई और स्टेटमेंट, और उसमें मीन 104.36 ना होता, तो हम उसे भी ख़त्म कर देते और हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अभी से हमें पता चल जाता। तो जनाब MCQ बेस्ड पेपर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता। MCQ बेस्ड पेपर में करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करनी होती है, रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएं, करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो बच जाएगी वो रह जाएगी। लेकिन नन ऑफ द अबव जो होता है ना, ये आपको बहुत तंग करता है। अगर आपकी ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव भी आ गया है तो वो आपको बहुत तंग करेगा, इसलिए आपको पूरा ही सवाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर नन ऑफ द अबव की जगह पे कोई और बात एज एन ऑप्शन लिखी होती और उसमें जो मीन है 104.36 ना होता, तो हम उसे ख़त्म कर देते और हम कहते हैं कि ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि कोई एक तो करेक्ट आंसर होगा ना, फिर वो ऑप्शन सी होगा। खैर बहरहाल यहाँ से हमें ये तो पता चल गया है कि जो करेक्टेड मीन है डैट इज़ 104.36। अब हम मीन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करने की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अगर रखें ज़हन में तो होता है जनाब समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट। अगर आप डाटा की तरफ जाएं तो डाटा आपको जो दिया हुआ है उसने बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन है जी 4.7
स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.7 और इस स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन में जो n यूज़ हुआ है वो 100 है और जो मीन इसमें यूज़ हुआ है, जो मीन है, मीन भी यूज़ हुआ है ना, समीशन x ओवर n मीन ही तो होता है। ये मीन जो है ये है कितना बताया था जी इन्होंने, 104 है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ गलत यूज़ हुई हैं वो हैं जी 115, 87 एंड 89। इनकी जगह पे जो करेक्ट वैल्यूज़ यूज़ होनी चाहिए थी वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें ऊपर ना जाना पड़े। करेक्ट वैल्यूज़ है 150, 178 और 98, 151, 78 और 98। तो जनाब हमारे पास जो है इस स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को करेक्ट करने के लिए हमें समीशन एक्स स्क्वायर को भी करेक्ट करना पड़ेगा। समीशन एक्स को हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं। तो एक्चुअली ये जो करेक्शंस हैं ये अब हम करना शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेक्शन इन समीशन एक्स स्क्वायर। पहले तो हमें ये पता चले कि समीशन एक्स स्क्वायर है कितना, इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, 4.7 है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता लेकिन n हमें पता है कि 100 है और समीशन x ओवर n भी हमें पता है 104 है और इसका स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है जी, समीशन x ओवर n 104 है, मीन जो है समीशन x ओवर n 104 है। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें 4.7 का स्क्वायर ले लेते हैं जी दोनों तरफ। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से 4.7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इधर से ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। फिर ये जो -104 स्क्वायर हो रहा है ये इधर आके 104 का स्क्वायर इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद ये जो 100 समीशन एक्स स्क्वायर के नीचे डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर रह जाएगा। आप इसको मल्टीपल स्टेप्स में भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस है तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। अब ज़रा देखिएगा कि कैलकुलेशन क्या है, 4.7 का स्क्वायर प्लस 104 का स्क्वायर, तो ये जनाब बनते हैं 10838.9, ओके 0.09। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो मेरे पास आएगा जी जो रॉन्ग समीशन एक्स स्क्वायर है जो कि फार्मूला में यूज़ हुआ है वो है जी 1083809, 1083809, ठीक है जी। अच्छा ये रॉन्ग है, अब हमने इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए हमारे पास अगर समीशन एक्स स्क्वायर है रॉन्ग वाला तो इसमें से हम माइनस कर देंगे रॉन्ग वैल्यूज का स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर होकर इसमें ऐड हुई थी। अगर आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर हो तो इसमें से माइनस कर दें रॉन्ग वैल्यूज का स्क्वायर और इसमें ऐड कर दें करेक्ट वैल्यूज का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जनाब समीशन एक्स स्क्वायर जो कि करेक्टेड है, ठीक है जी। तो हमारे पास रॉन्ग समीशन एक्स स्क्वायर है जी 1083809, इसमें रॉन्ग वैल्यूज का स्क्वायर माइनस करना है। तो रॉन्ग वैल्यू है 115, इसका स्क्वायर माइनस कर दें। फिर दूसरी रॉन्ग वैल्यू है 87, इसका स्क्वायर माइनस कर दें। फिर तीसरी रॉन्ग वैल्यू है 89, इसका स्क्वायर माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि इसमें ये आइटम्स स्क्वायर होकर ऐड हुई हैं। समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि हर आइटम का स्क्वायर लिया होगा फिर उनको ऐड कर दिया गया होगा। जब उसका इम्पैक्ट माइनस करना है तो फिर उनको स्क्वायर करके ही तो माइनस करेंगे ना। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम वो तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर जो ऐड होना चाहिए, यानी कि 151 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 78 का स्क्वायर, फिर इसमें ऐड करेंगे 98 का स्क्वायर, तो हमारे पास करेक्टेड समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लंबी कैलकुलेशन है, ज़रा मेरे साथ साथ रहिएगा। इसमें से हमने माइनस करना है 115 का स्क्वायर, फिर हमने माइनस करना है 87 का स्क्वायर, फिर हमने माइनस करना है जी 89 का स्क्वायर, फिर हम ऐड करेंगे 151 का स्क्वायर, फिर हम स्क्वायर, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 78 का स्क्वायर, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 98 का स्क्वायर, तो हमारे पास करेक्टेड समीशन एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा 1093583, 1093583।
तो जनाब अब हमारे पास करेक्टेड समीशन एक्स आ गया है विच इज़ 109, समीशन एक्स स्क्वायर आ गया 1093583, और पिछले स्टेप में हमने करेक्टेड समीशन एक्स ओवर एन भी निकाल लिया था। तो अब हम लोग अपने फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं कि करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी वो होगी जी समीशन एक्स स्क्वायर जो करेक्ट वाला है वो डिवाइडेड बाय एन, और माइनस करेंगे हम समीशन एक्स ओवर एन, और ये भी करेक्टेड वाला इसका स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट। अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास ये आंसर आया क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर करेक्टेड जो है वो आया है 1093583 डिवाइडेड बाय 100 माइनस समीशन एक्स करेक्टेड वाला समीशन एक्स ओवर एन यानी कि एक्स बार वो है जी 104.36 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जनाब, तो अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1093583 डिवाइडेड बाय 100, फिर हम राइट एरो करेंगे, माइनस करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ चलें ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही नंबर है जिसका हमने स्क्वायर लेना है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.69। तो जो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 6.69 है, और करेक्टेड मीन जो है वो है जी 104.36। तो 6.69 यानी कि 6.7 और 104.36, ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो क्वेश्चन है ये और भी जगहों पे इस्तेमाल होता है। जब भी कभी आपने ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, डिफरेंट टाइप से सवाल आ सकता है, डाटा चेंज करके आ सकता है। आपने समीशन एक्स और समीशन एक्स स्क्वायर इन दोनों की करेक्टेड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और फिर फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए इसमें आसानी हो जाएगी, आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मीडियन। हमने करेक्ट बात बतानी है मीडियन के हवाले से। देयर कैन बी मोर देन वन मीडियन इन ए डाटा। नहीं जनाब, ये बात गलत है, मीडियन एक ही होता है। मीडियन विल बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये बात गलत है। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो मीडियन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज एक आइटम है, हम 3 आइटम से लेकर चलते हैं। एक नंबर है 1, 2 और 3, तो हमारा मीडियन क्या है, सेकंड आइटम यानी कि 2। अगर 1 जो है ये कम होके -101 हो जाए तो भी हमारा मीडियन 2 ही होगा, और अगर ये कम होके -1 मिलियन हो जाए तो भी हमारा मीडियन जो है वो 2 ही होगा। सिमिलरली अगर 3 बढ़ के 3 मिलियन भी हो जाए तो भी हमारा मीडियन 2 ही होगा, क्योंकि ये पोजीशनल एवरेज है। सो दैट इज़ वाई आई कैन से दैट मीडियम विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो ये बात भी गलत है। इट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये ऑप्शन जो है ये ठीक लग रही है। ठीक है जी, 3.81 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज़, या वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर कि 3 आइटम्स हैं तो जो सेकंड आइटम है वो मीडियन होगा। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी कैन नॉट बी करेक्ट क्योंकि ए और बी ये दोनों गलत साबित हो चुकी हैं। 3.82 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मीडियन। मीडियन के बारे में आपने करेक्ट बात बतानी है। इट इज़ यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये गलत है। इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द ओजाइव, बिल्कुल ठीक बात है। आप लेस देन ओजाइव या मोर देन ओजाइव इन दोनों से मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन के अलावा बाकी जितनी भी पोजिशनल एवरेज हैं वो सिर्फ लेस देन ओजाइव से कैलकुलेट की जा सकती हैं, लेकिन ये किसी भी ओजाइव से कैलकुलेट किया जा सकता है मीडियन। ठीक है जी, देयर में बी मोर देन 1 मीडियन, ये बात गलत है। तो बोथ बी एंड सी भी गलत है क्योंकि सी गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ ऑप्शन बी, कि इसको ओजाइव से कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन ऑफ 35 वैल्यूज इज 68 एंड मीन ऑफ 15 वैल्यूज इज 54, फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग 20 वैल्यूज। ठीक है जी, कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, आपको कंबाइंड मीन दिया गया है।
35 वैल्यूज़ का कंबाइंड मीन है 68, तो मीन जो है कंबाइंड है 68 और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है जनाब 35। अब उसने उनके पार्ट्स की बात की है, मीन ऑफ 15 वैल्यूज़ यानी कि मीन ऑफ x1 जो है वो 15 है, 54 है, जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो हैं 15, और फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग 2 वैल्यूज़, रिमेनिंग 20 वैल्यूज़, तो हम लोगों ने x2 फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई सस्पेक्ट कि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर भी लिया हुआ है। तो कंबाइंड मीन जो होता है वो होता है जी मीन 1n1 प्लस मीन 2n2 डिवाइडेड बाय आपका n1 प्लस n2। ठीक है, हाँ जी किया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। तो 68 है जी आपका, डेट इज इक्वल टू x बार 154 मल्टीप्लाई बाई 15, और x2 जो है वो आपने फाइंड आउट करना है x बार 2 मल्टीप्लाई बाई 20, और ये नीचे हमारा n1 प्लस n2 यानी कि 35 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सबसे पहले 68 में मल्टीप्लाई होगा जी 35, उसके बाद इसमें से माइनस होगा 54 मल्टीप्लाई बाई 15, और फिर ये डिवाइड हो जाएगा जनाब 20 से, तो आपके पास x बार 2 बच जाएगा आपका आंसर। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, 68 मल्टीप्लाई बाई 35 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाई 15, डिवाइड करेंगे आप इसे 20 के साथ, तो मीन ऑफ दीज टू वैल्यूज़ विल बी 78.5। एक्स बार 2 जो है ये बन रहा है जी 78.5। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज सेलेक्टेड फॉर यू गाइस 3.92। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो, जी बिल्कुल ठीक है। अगर आपका डाटा बिल्कुल सेम हो, कांस्टेंट आइटम्स हो, यानी कि फॉर एग्जांपल पहली ऑब्जर्वेशन भी 4 है, दूसरी भी 4 है, तीसरी भी 4 है, चौथी भी 4 है, 5 4 है, तो इसका जो वेरिएंस होगा वो ज़ीरो होगा। तो ये बात ठीक है कि वेरिएंस ऑफ द कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। वेरिएंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये बात गलत है। हमने पढ़ा था कि चेंज ऑफ स्केल का अच्छा नहीं, सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन की बात की गई है, तो बात ठीक है कि चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से वेरिएंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वेरिएंस के ऊपर सिर्फ इम्पैक्ट पड़ता है चेंज ऑफ स्केल का, और वो स्केयर टाइम्स पड़ता है। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल ठीक है, सही है। वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये बात बिल्कुल ठीक है, इवन इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द डाटा आर नेगेटिव, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेट सपोज कि अगर आपका डाटा है -4 -5 -7 -9 4 3 -3, तो इसका वेरिएंस इसका भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेरिएंस किसी भी डाटा सेट का नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेरिएंस की, ये बिल्कुल ठीक हैं। बल्कि आप इस क्वेश्चन को याद भी कर लीजिए, इसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स, 4 प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं वेरिएंस की जो बिल्कुल ठीक है, तो और इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी वो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है दैट इज़ 3.97। When any value in the data is negative, geometric mean becomes 0, harmonic means become 0, hypergeometric means become 0, none of the above। अच्छा, ये ना एक ट्रिकी क्वेश्चन है। हम लोग अगर बात करें ना कि अगर डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा। ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, फिर उनका लेते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का रूट। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अगर फर्स्ट करेंगे 3 वैल्यूज़ हैं 4 5 और 6, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर इनका थर्ड रूट ले लेंगे, क्यूब रूट जिसे हम कहते हैं, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन लेट सपोज कि अगर इसमें से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगी ना, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो क्यूब रूट का आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक है जी। 6 5 30 4 120। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए ना तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ठीक है, बट इट डज नॉट बिकम्स ज़ीरो। इमेजिनरी नंबर रियल नहीं होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी डाटा में वैल्यू नेगेटिव हो तो ये ज़ीरो
बन जाता है ज्योमेट्रिक मीन, ये गलत है। अच्छा, हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन जो होता है वो क्या होता है जी, वो होता है जी इन सब आइटम्स का इन्वर्स ले लेते हैं आप, और फिर उसके बाद इनको ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इन एनी केस हार्मोनिक मीन में भी ये आंसर ज़ीरो नहीं बनता। हाइपरज्योमेट्रिक मीन तो पता नहीं क्या होता है। बहरहाल ये आपका नन ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर कि जनाब जब कोई डाटा वैल्यू ज़ीरो होती है तो ज्योमेट्रिक मीन जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ज़ीरो नहीं होता, एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। हार्मोनिक मीन फिर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, हार्मोनिक मीन की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया हुआ है, दैट इज़ क्वेश्चन 106। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द मीन। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है मीन के वाले से। इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग फिगर, नहीं जनाब ये तो मॉड की बात है। मीन तो जो होता है वो तो सेंटर ऑफ द वैल्यूज़ के अंदर फॉल कर रहा होता है। इट मस्ट बी वन ऑफ द वैल्यूज़ फाउंड इन द डाटा, ये बात भी गलत है। मॉड के बारे में ये बात ठीक है कि इट इज़ वन ऑफ द वैल्यूज़ फाउंड इन द डाटा। इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज द बेस्ट सिंगल फिगर टू रिप्रेजेंट द डाटा। ये बिल्कुल ये बात ठीक है कि जो मीन होता है वो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे डाटा का। इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा देयर मे बी मोर देन वन मीन, ये बात गलत है। एक ही मीन होता है जो कि आप समीशन एक्स ओवर एन करके कैलकुलेट करते हैं। तो 106 का करेक्ट आंसर हो गया जनाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 107। Which of the following statement is correct? The value of coefficient of determination is in the range -1 to 1. Coefficient of determination की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर +1 तक होती है। ये वैसे तो इस सेट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्योंकि आप आ गए तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि ये कहता है कि coefficient of determination -1 से 1 के दरमियान में होती है। The value of coefficient determination shows how much variation in the value of y is explained by the variation in the value of x. Yes, this is the perfect explanation. ये perfect definition है coefficient of determination की। ये स्टेटमेंट ठीक है। If coefficient of correlation r is equal to 0, it means that there is a perfect correlation between x and y. ये बात गलत है। अगर r 0 हो तो इसका मतलब है कि there is no correlation between x and y। हाँ, अगर ये r 1 हो तो फिर हम कहते हैं r 1 हो या r -1 हो तो फिर हम कहते हैं कि there is a perfect relationship between x and y। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि सिलेक्ट हुआ हुआ है। Which of the following statement as regards to the variance is are correct? दो स्टेटमेंट्स हैं वेरिएंस के मुतालिक। It can never be smaller than the standard deviation. It can be smaller than the standard deviation, ये बात हमने की है। Let's suppose कि अगर मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर लें तो वेरिएंस बन जाता है। तो लेट्स सपोज कि अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो वेरिएंस आपका 16 होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है तो वेरिएंस आपका 25 होगा। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन लेट्स सपोज अगर आपकी 1 है तो वेरिएंस भी 1 ही होगा। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होती है। वो जितनी भी हो वो पॉइंट्स में भी हो सकती है। तो सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो उसका वेरिएंस भी 1 होगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.9 है तो इसका वेरिएंस भला कितना होगा, 0.81 होगा। 0.9 का स्केयर लेकर देखें भला क्या आता है। 0.9 का स्केयर लें तो 0.81 रह जाता है। तो यहाँ पे तो सिनेरियो आ गया। ये देखें यहाँ पे वेरिएंस बड़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन छोटी है, वेरिएंस बड़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन छोटी है। यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है। और इस सिनेरियो में जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 0 के दरमियान में होती है वहाँ पे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटा होता है। तो ये बात गलत है कि इट कैन नेवर बी स्मॉलर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, इट कैन नेवर बी 0। ये बात भी गलत है क्योंकि हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर हमारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम है सारी की सारी, अगर हमारी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम है 4 4 4 4 4 और 4, इस सारी ऑब्जर्वेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो भी 0 होगी, जिसकी जो वेरिएंस है वो भी 0 होगा। ठीक है जी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए पे हम लोग टिक करेंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। आगे चलते हैं जनाब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा दैट विल बी 3.19।
विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। रेंज के बारे में कहा गया है कि रेंज इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बिल्कुल ठीक बात है। परसेंटाइल इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये बात गलत है। परसेंटाइल इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम पढ़ते हैं ना मीन, मीडियन, मॉड, और मीडियन के अंदर हम लोग कहते हैं कि मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेजेस होती हैं, और परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल्स वगैरह ये सारे हमारी पोजीशनल एवरेज होते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, ना कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो हम कहेंगे ओनली द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, विच इज़ द ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज अबाउट द मीन इज आर करेक्ट। मीन के बारे में बात होने लगी है जी। इट मस्ट बी वन ऑफ द वैल्यूज फाउंड इन द डाटा, ये बात गलत है। मीन तो समीशन एक्स ओवर एन करके आता है, हो सकता है कि ये डाटा वैल्यू डाटा पॉइंट मौजूद हो सकता है ये डाटा पॉइंट मौजूद ना हो, तो ये बात गलत है। इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा देयर मे बी मोर देन वन मीन, ये बात भी गलत है। अनग्रुप डाटा के केस में या इवन ग्रुप डाटा के केस में भी मीन एक ही होता है, जिसे हम समीशन एक्स ओवर एन करके निकालते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा जी, कि बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 1.21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आर करेक्ट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर के बारे में ये सवाल है, और उसमें पूछा है कि इनमें से बताएं कौन सा ठीक है। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, नहीं जनाब, बात गलत है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर जो है वो ग्रेटर देन -1 और लेस देन और इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, यानी कि -1 से लेकर 1 की रेंज में होता है। ठीक है, जो कि उसने नीचे लिखा भी हुआ है, इट ऑलवेज लाइज इन द रेंज -1 to +1। तो स्टेटमेंट नंबर 2 ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। तो हम कहेंगे कि ओनली द स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 3.122 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कैटर डायग्राम इज आर करेक्ट। ये बहुत सारे सवाल जो हैं ये स्कैटर डायग्राम वाले चैप्टर के इधर मिक्स हो गए। चलें कोई बात नहीं, हम इनको डिस्कस करी जाते हैं। इट लीड्स टू मोर एक्यूरेट रिजल्ट इफ द कलेक्टेड डाटा इज एटिपिकल। अच्छा, ये जो वर्ड है ना ये समझना ज़रूरी है कि एटिपिकल का क्या मतलब है। तो जनाब देखें ज़रा, एटिपिकल का मतलब होता है विच इज़ नॉट टिपिकल। टिपिकल का मतलब है रिलेटिंग टू ए टाइप, यानी कि सिमिलर। तो टिपिकल का मतलब है सिमिलर और एटिपिकल का मतलब है नॉट सिमिलर, यानी कि एटिपिकल से मुराद एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि ओवरऑल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, जो कि हर एक से अलग थलग है, जो डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर डाटा एटिपिकल है यानी कि किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, तो स्कैटर डायग्राम जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि स्कैटर डायग्राम उस तरह के डाटा में ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है जो कि एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो ये जो ऑप्शन 1 है ये गलत है, क्योंकि ये डिफरेंट डाटा है। डाटा ऐसा है जो किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, डाटा सबसे अलग थलग है। डाटा के अंदर जो आइटम्स हैं वो एक ट्रेंड को, पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, इसलिए स्कैटर डायग्राम तो इसके लिए फिर कामयाब नहीं है। ठीक है, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है इट माइट इंटीग्रेट ए रिलेशनशिप वेयर देयर इज नन। इसका मतलब ये है कि ये बात ठीक है, ये बात हमने भी की थी कि स्कैटर डायग्राम के अंदर और इवन पूरे रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर देयर कैन बी सिनेरियोज कि जिसमें रिलेशनशिप आपका निकल आएगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप निकल आएगा, हालांकि उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। इवन इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने अपने फुल कोर्स में बनाकर आपको दिखाई कि कैसे दो डिफरेंट दूर दूर की आइटम्स का जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, अगर हम उनके दरमियान में रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू, फार्मूला के थ्रू जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करें तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप निकल आएगा। इसलिए जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि क्या वाकई ही इन दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है। अगर तो रिलेशनशिप है तो फिर इसका रिग्रेशन एनालिसिस फाइंड आउट करें। अगर रिलेशनशिप कोई नहीं समझ आ रहा तो फिर आप ये फार्मूला ना लगाएं, अदरवाइज गलत रिजल्ट निकल आएगा। तो हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये करेक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन के बारे में क्या चीज़ ट्रू है। ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है जी नहीं। बेस्ट सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब द डाटा, जी हाँ।
तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है वो मीन नहीं होता बल्कि वो मॉड होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.124। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द क्लास बाउंड्री ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लासेस, ये बात ठीक है। देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज हम बनाते हैं इसलिए कि हम लोग उनके अंदर कोई गैप ना रखें। मिड पॉइंट ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सब्सिक्वेंट क्लास। अच्छा जी, इसने ये कहा है कि मिड पॉइंट जो होता है ये इक्वल टू, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, मिड पॉइंट इज द एवरेज ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सब्सिक्वेंट क्लास। ठीक है, ये करें तो मिड पॉइंट आता है, ये बात गलत है। या तो अपर क्लास लिमिट्स अपर क्लास बाउंड्रीज दोनों क्लासेस की लेनी चाहिए या लोअर क्लास लिमिट्स दोनों क्लासेस की लेनी चाहिए। अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सब्सिक्वेंट क्लास, ये तो दो क्लासेस का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये बात गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ओनली द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 3.125। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में क्या चीज़ ठीक है। इट इज़ डिजायर्ड टू कंसिडर ऑल द पॉपुलेशन इन एन ऑब्जर्वेशन। नहीं, ये डिजायर्ड नहीं होता, हम लोग सारी की सारी पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जो है वो कंसिडर कर लें। इन एन ऑब्जर्वेशन वी कंसिडर ऑल ऑफ द पॉपुलेशन, ये बात गलत है। तो ना तो हमने हमारी डिज़ायर होती है कि हम पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर कर लें, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को यूज़ कर लें, और ना ही हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स मुझे ठीक नहीं लग रही। बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट होगा, क्योंकि ना तो हमारी डिज़ायर होती है कि हम पूरी पॉपुलेशन को ऑब्जर्वेशन में रखें, हम सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं बिकॉज सैम्पलिंग की जो बहुत सारे जो रूल्स और टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ी हैं वो हम यूज़ करते हैं जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा होता है जिनके दरमियान में कोई गैप्स नहीं होते, तो बिल्कुल देयर इज नो गैप्स बिटवीन द डाटा। मिड पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अपर और लोअर लिमिट इन ईच क्लास, बिल्कुल ठीक है, हम लिमिट्स का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन 127 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्वार्टाइल इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन, नहीं, क्वार्टाइल इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के फार्मूलों में आते हैं ना जी, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, एंड परसेंटाइल इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन। भाई फिर वही बात, कितना इसका दिल कर रहा है कि क्वार्टाइल और परसेंटाइल्स को मेजर ऑफ डिस्पर्शन में डाल दे, ये सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। 3.127 का जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन बी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है। 3.128 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इन लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स द डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हम बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को बेस ईयर की प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, इन पार्शियल प्राइस इंडेक्स द डिनोमिनेटर हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर टू टेक द अकाउंट ऑफ द मोस्ट रीसेंट क्वांटिटीज़ कंज्यूम्ड, ये बात ठीक है। हम उसे जिस साल भी इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल हमें उसका डिनोमिनेटर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है उस साल की क्वांटिटीज़ के साथ। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये मेरा आंसर है जी इसमें, कि दोनों स्टेटमेंट्स इसमें ठीक हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3.129 की तरफ चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स इज आर करेक्ट। लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स टेंड्स टू ओवरस्टेट द इन्फ्लेशन, बिल्कुल ठीक बात है, और बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस की है ये 3.60 के अंदर, 3.58 के अंदर, 3.69 के अंदर, इन सारे सवालों के अंदर ये बात हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर ली है। एंड द डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स के अंदर बेस ईयर के जो डिनोमिनेटर होता है उसमें बेस ईयर की क्वांटिटीज बेस ईयर की प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, एंड दैट डज नॉट चेंज ओवर द ईयर। तो यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं जी 3.130 विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। द लेस प्राइस इंडेक्स डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, बिल्कुल ठीक बात है। In price index, the denominator has to be recalculated every year to take account of the most recent quantities consumed. Both statements are correct. ठीक है जी। लेस पे प्राइस इंडेक्स के अंदर जो बेस है उसके अंदर होता है जी पी नॉट क्यू नॉट, और ये कभी भी चेंज नहीं होता हर साल। और जो पाशी प्राइस इंडेक्स है उसमें होता है जी पी नॉट इंटू क्यू एन, करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। तो जिस साल आप इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे हर साल आपको उसको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। 3.131 which of the following statements are correct in less price index the denominator does not change from year to year। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चले पढ़ लेते हैं। लेस प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड मोर देन द पाशी प्राइस इंडेक्स इन प्रैक्टिस। ये बात भी ठीक है कि लेस प्राइस इंडेक्स को हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को सामने रखते हुए। तो 3.131 का जो करेक्ट आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ज़्यादा जो यूज़ होने वाला प्राइस इंडेक्स है वो लेस प्राइस इंडेक्स ही होता है, इसे हम बेस ईयर इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं 132 की तरफ। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन लेस प्राइस इंडेक्स द डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक बात है। इन प्राइस इंडेक्स द डिनोमिनेटर हैज टू बी रीकैलकुलेटेड एवरी ईयर टू टेक अकाउंट ऑफ द मोस्ट रीसेंट क्वांटिटीज कंज्यूम्ड। रिपीट हो गया सवाल, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। अच्छा, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, ये अभी हम नहीं कर रहे, हम लोग अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं। और इसके बाद आता है जी 3.134 लेस पेयर प्राइस इंडेक्स के बारे में। इट टेंड्स टू ओवरस्टेट द इन्फ्लेशन, ठीक है। द डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी। आई डोंट नो ये क्यों रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं। 3.135 देखते हैं। क्लास बाउंड्रीज के बारे में क्या बात ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो मैं इसको जो है वो डिस्कस ही नहीं करता। 3.136 की तरफ चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में क्या बात ठीक है। ऑल द आइटम प्रेजेंट इन द डाटा 50 पीपल सेलेक्टेड थ्रू रैंडम सैम्पलिंग। तो ये मेरे ख्याल से ये सवाल ठीक से बना नहीं हुआ। पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर जो होती है वो सारे के सारे डाटा के मुतालिक होती है, ये 50 पीपल के मुतालिक नहीं होती जो कि रैंडम सैम्पलिंग से सिलेक्ट की गई है। तो पॉपुलेशन पैरामीटर ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ ओनली द स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.137 विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज करेक्ट। क्वार्टाइल इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, नहीं। क्वार्टाइल इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड परसेंटाइल इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पॉपुलेशन। इट इज़ डिजायर टू कंसिडर ऑल द पॉपुलेशन, रिपीट हो रहा है जी क्वेश्चन। 3.139 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के मुतालिक कौन सी बात ठीक है। इट इज़ बायस फ्री सैम्पलिंग, जी बिल्कुल, रैंडम सैम्पल में कोई बायस नहीं होती है। हम लोग रैंडम सैम्पलिंग करते ही इसलिए हैं कि इसमें कोई बायस ना हो, लेकिन ये बात गलत है कि इसमें अनईक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं। इसमें हर आइटम के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। तो हम ये क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। ओनली द स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्टेड, ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी हमारे लिए यहाँ पे रेलिवेंट होगी। 3.142 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन लेस पेयर प्राइस इंडेक्स द डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। लेस पेयर प्राइस इंडेक्स इज यूज मोर देन द पार्शियल प्राइस इंडेक्स, ये बात भी ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 3.143 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन लेस पेयर प्राइस इंडेक्स डिनोमिनेटर, ये वही वाला सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है 3.143 के अंदर। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक के थे, और हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो इजी हैं। इवन देन इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हुई होगी तो उसके आपको लिंक नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन के नीचे, तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी इसका सलूशन दे दें, और अगर उसकी रिकॉर्डिंग हो गई होगी तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग ये क्वेश्चंस इनमें से जो डुप्लीकेट्स हैं वो भी रिमूव कर देंगे।